गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया 9th क्लास का जो कल हम चैप्टर कर रहे थे चुनावी राजनीति, जो हमने लिया है नागरिक शास्त्र से, सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र, उसका हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। तो इस पार्ट नंबर 2 में हम आज कल हमने अभ्यास के प्रश्न किए थे, आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है जिनको हमें जानना जरूरी है, जिनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सिर्फ 9th क्लास के नहीं, हमारे दैनिक जीवन के लिए जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न आता है गुप्त दान किसे कहते हैं। गुप्त दान एक ऐसा, गुप्त मतदान क्या होता है? गुप्त मतदान एक ऐसा मतदान होता है, ऐसी वोटिंग प्रक्रिया होती है जिसमें वोट डालने वाले का किसी अन्य व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि किसने वोट किसको दिया है। कोई अन्य व्यक्ति है, किसी को भी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता होता कि उसने वोट किसको दे गया है, क्योंकि वो उस वोट को नहीं देख सकता, उस मत को नहीं दे सकता कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया है। तो या इसको हम इनडायरेक्ट मतदान भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान। इसके बाद जो अगला है और उसके फायदे क्या है, इस मतदान के फायदे क्या होंगे, इस प्रकार है इनडायरेक्ट मतदान कराने के। इसके सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि किस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कोई वोट डालेगा वो निडर होकर के वोट डालेगा, किसी से घबराएगा नहीं कि मैंने फला आदमी ने डराया है, धमकाया है। वो मतदाता निडर रहेगा, निसंकोच होकर डालेगा। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव में सहायक होगा, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं देगा। तीसरा, मतदान बढ़ता है। क्यों मतदान बढ़ता है? क्योंकि यदि प्रत्यक्ष मतदान है तो उसमें दूसरों को देख करके आदमी प्रभावित होता है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है कि कौन किसके पक्ष में मतदान दे गया, तो अपनी इच्छा से मतदान करता है, न कि उस समय के माहौल को देख करके या दूसरे से भय खा करके या किसी कारण से किसी पार्टी के दल जो देख रहा है सामने उससे डर करके। तो इससे गुप्त मतदान के बहुत फायदे हैं। तो यहाँ जो हमने 2-3 फायदों का जिक्र किया है, नंबर 1 तो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, निष्पक्ष में सहायक और मतदान बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि गुप्त मतदान में मतदान ज्यादा होता है। प्रत्यक्ष में आदमी अनेक प्रकार से, सामाजिक प्राणी अनेक आदमियों से डरता हुआ, घबराता हुआ या भाईचारा या किसी अन्य कारण से वो सामने आने कैसे कतराता है, मतदान कम होता है। प्रश्न नंबर 2, निर्वाचन आयोग की परिभाषा क्या है? जो चुनाव प्रक्रिया को संचालित करती है, सारी प्रक्रिया को, वोटिंग होने की शुरुआत तारीख से लेकर के चुनाव की फॉर्म भरने, चुनाव मतदान होने, मतदान की प्रक्रिया, परिणाम आना, वोटिंग होना, सब कुछ जितना भी कार्य है सारा निर्वाचन आयोग करवाता है। और निर्वाचन आयोग जो इस सारी प्रक्रिया को करवाता है, चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित जो कार्य है को संचालित करती है, उस संस्था को हम चुनाव आयोग का नाम देते हैं। फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रिया को संचालित करते हैं, हम चुनाव आयोग कहते हैं। इसके कार्य क्या क्या है? नंबर 1 तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना इसका ही प्रमुख कार्य है कि किसी प्रकार की धुंधलेबाजी ना हो, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। और दूसरा है जो इसका कार्य है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी यही चुनाव आयोग प्रदान करता है। और इसके बाद चुनाव की शुरू से लेकर के चुनाव की तारीख घोषित करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक के जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो सारे के सारे कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग निर्धारित करता है, चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके 18 साल की उम्र हो जाएगी, आप भी मतदान डालने के लायक हो जाएंगे और राजनीति में भाग लेने के लायक हो जाएंगे। तो ये हमें तब तक हमें जानना जरूरी है कि इन बातों में गुप्त मतदान क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है। कोई भी पार्टी है वो इलेक्शन से पहले अपना जो चुनाव घोषणा पत्र पेश करती है वो क्या होता है? इसमें चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक दल की नीतियां, कार्यक्रम, उद्देश्य बताने वाले पत्र होता है। यानी एक ऐसा पत्र जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारी नीतियां क्या होंगी, हमारे कार्यक्रम क्या रहेंगे और हमारे इलेक्शन जीतने का उद्देश्य क्या, हम वोट लेने का हमारा उद्देश्य क्या, सरकार बनाने का उद्देश्य क्या, इन सब बातों का जिक्र हुआ अपने घोषणा पत्र में करते हैं। यानी एक ऐसा पत्र जिसमें उनके कार्यक्रम, नीतियां और उद्देश्य बताने वाला हो, उसको हम घोषणा पत्र कहेंगे। इसके बाद इसका महत्व क्या है घोषणा पत्र का?
घोषणा पत्र का महत्व इसलिए कि एक तो मतदाता है, मतदाता के लिए मतदान निर्णय में सहायक होता है। मतदाता मतदान में करते हैं क्योंकि घोषणा पत्र को देखकर वोटिंग करते हैं कि किसका घोषणा पत्र बढ़िया है, कौन लोग सच्चे हैं कौन झूठे हैं, ये निर्णय लेने में उसे मत किसके पक्ष में देना है, ये उसके मतदाता पत्र से, घोषणा पत्र से उसको मिल सहायता होती है। राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रमों का पता हमें उसके घोषणा पत्र से चलता है कि कौन आदमी कैसे काम करवाएगा, यदि की सरकार आगे तो ये क्या करवाएंगे, इनकी सरकार आगे तो ये क्या काम करवाएंगे। तो राजनीतिक दलों का कार्यक्रमों का, उद्देश्यों का और उनकी नीतियों का हमें पता उसके घोषणा पत्र से चलता है, जिसमें वे उसका व्याख्यान करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है घोषणा पत्र की? नंबर 1 तो इसके माध्यम से राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम उद्देश्य पेश करने में सफल होते हैं, क्योंकि वे जनता को बता सकते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे। तो इसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अपने उद्देश्य लोगों के सामने रखते हैं। अपने उद्देश्य अपने उद्देश्य के साथ साथ वे अपने नीतियां और कार्यक्रम भी लोगों को बताते हैं। दूसरा जो राजनीतिक दल है वो अपनी मर्जी और नीतियों का प्रचार इसके माध्यम से करते हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वे अपनी नीतियों का प्रचार का तरीका घोषणा पत्र को बनाते हैं। घोषणा पत्र जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए वायदा करते हैं, हम पब्लिक के लिए बढ़िया काम करेंगे, ये सब वायदा हम घोषणा पत्र में करते हैं। तो इस प्रकार घोषणा पत्र है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसकी ये निम्नलिखित जो मैंने बताई या इसकी विशेषताएं, खासियतें, ऐसी खासियतें इनमें होनी चाहिए, होती है। इसका जो लास्ट प्रश्न आपका उसमें है वो है प्रश्न नंबर 4, उपचुनाव क्या होते हैं? देखिए 3 परिभाषाएं आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। आम चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या, मध्यवर्ती चुनाव क्या है। पैसे से पहले हम आम चुनाव पर चलते हैं। आम चुनाव होते हैं जो पूरे 5 साल पहले, चुनाव कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। वो समय पर पूरे 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हम उसे आम चुनाव बोलते हैं। यदि किसी कारण से बीच में किसी नेता की या राजनीतिक दल के नेता की मृत्यु हो जाती है या किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर, या किसी ने त्याग पत्र दे दिया है तो उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है, दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। पूरे एरिया में नहीं करवाया जाता बल्कि उस बूथ पर, उसी शासन पर, उसी सीट पर चुनाव होता है, उसको हम उपचुनाव बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार बीच में भंग कर दी जाती है, 5 साल पूरे होने से पहले ही सरकार भंग कर दी जाती है और सरकार भंग होने के कारण 5 साल पूरे होने से पहले ही दोबारा से इलेक्शन होते हैं, वे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। और जब ये चुनाव होते हैं तो ये पूरे अगले 5 साल के लिए होते हैं, जबकि जो आपके उपचुनाव है वे सिर्फ बचे हुए समय के लिए होते हैं। जो भी आपका समय बच गया, जैसे कि मान लिया 5 साल थे, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसने 2.5 साल पूरे कर लिए, अगला जो नया चुनाव होगा वो अगले 2.5 साल के लिए ही होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। ये होता है उपचुनाव। और मध्यवर्ती चुनाव में यदि कोई सरकार है 3 साल के बाद डिसमिस हो जाती है, भंग हो जाती है, तो उसके बाद जो नए इलेक्शन होंगे तो वे 5 साल के लिए ही चुने जाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको मैंने बताने का अच्छा कोशिश की है, आप लोगों को उसकी समझ में आया होगा। ये बाकी जो इसका बच गया वो हम अगली वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।